ये कहानी है गर्मी में किसान की ईमानदारी। पिंकी, उर्मिला, जल्दी से आ जाओ, खाना लग गया है। माँ जी, आपके लिए खिचड़ी बनाई है, ये लीजिए। इसमें मैंने थोड़ी बहुत सब्जियाँ डाल दी हैं। आप भी हाथ मुंह धोकर खा लीजिए। मैं फिर सबके लिए खाना लगा देती हूँ। सुषमा सभी के लिए प्लेट में खाना निकाल कर रख देती है। माधव मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाता है। सुषमा की बेटी पिंकी और नंद भी बाहर से आती है। तुम दोनों खड़े होकर क्या देख रही हो? बैठ जाओ। मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना क्यों नहीं खाओगी? सुबह भी तुमने नाश्ता नहीं किया था और अब दोपहर में भी तुम्हें कुछ नहीं खाना। भाभी, मेरा भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। क्या हुआ तुम दोनों को? खाना क्यों नहीं खा रही हो? आज तो मैंने तुम दोनों की मनपसंद सब्जी बनाई है। तबीयत तो ठीक है ना तुम दोनों की? इतनी गर्मी में बिना पंखे कूलर की ठंडी हवा के बिना खाना नहीं खाया जाता। बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। भैया, आप तो कह रहे थे कि इस साल गर्मियों में आप एक नया कूलर लेकर आएंगे। गर्मी शुरू हुए इतने दिन हो गए, अभी तक आप एक कूलर तक नहीं लेकर आए। उर्मिला, पिंकी कह तो ठीक रही है। रोज रोज इतनी दवाइयाँ खाती हूँ, शरीर में गर्मी पैदा हो चुकी है। रात को गर्मी से बेचैनी होती है। पता है, 3 दिन हो गए हैं मुझे ठीक से ना सोए हुए। हर बार रात भर बेचैनी से मेरी आँख खुल जाती है। पिंकी, उर्मिला, मैं कूलर लाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। मैंने सेठ जी से बात भी की है, लेकिन तुम लोग तो जानते हो कि मेरा सेठ किस तरह का आदमी है। समय पर तनख्वाह दे दे वो ही बड़ी बात है। आप क्यों उनके पास काम कर रहे हैं जी? कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? सुषमा, तुम तो जानती हो कि मुझे खेती के अलावा कोई और काम नहीं आता है, और हमारा गांव इतना बड़ा भी नहीं है कि मुझे कहीं और काम मिल जाए। काफी बार सोचा कि काम के लिए शहर चला जाऊं, लेकिन वहां जाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, और शहर में तो कोई हमारा है भी नहीं। तुम लोग फिक्र मत करो, आज फिर से बात करता हूँ। माधव जल्दी से खाना खाता है और हाथ धोकर वापस अपने खेती के काम पर चला जाता है। सुबह से शाम माधव सेठ केशव के यहाँ सभी मजदूरों के साथ खेत पर काम करता था। बचपन से ही माधव को किसान का काम मिला था, इसलिए उसे इस काम के अलावा और कुछ काम नहीं आता था। सुबह से शाम तक बेचारा गरीब किसान माधव काम करके जब शाम को अपने सेठ केशव के पास जाता है। तेरा काम हो गया है और तू अभी तक घर नहीं गया? कल सुबह जल्दी आ जाना काम पर, हफ्ते भर में फसल कटने वाली है, याद है ना? बहुत काम है। सेठ जी, मैं सुबह समय पर आ जाऊंगा। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, घर में एक पंखा तक नहीं है। सभी को काफी गर्मी लगती है, और मेरी माँ तो हर रोज दवाइयाँ खाती है। उनकी तो गर्मी से हालत बहुत खराब है। अगर थोड़े पैसे एडवांस में मिल जाते तो मैं शहर से एक नया कूलर ले आता। जानता भी है कूलर कितना महंगा आता है। अरे साल भर किश्त भरता रहेगा ना, तो भी कूलर के पैसे नहीं चुका पाएगा। और कहाँ इतनी गर्मी है, यहाँ हम तो खुद रात में पंखा कूलर बंद कर देते हैं और आराम से बाहर आंगन में जाकर सोते हैं। तू या तेरा परिवार क्या किसी राजघराने से है जो बिना कूलर पंखे के उन्हें नींद नहीं आएगी? सबको बोल के रात में आंगन में जाकर सो जाए। ठंडी ठंडी हवा में बढ़िया अच्छी नींद आती है। चल अब जा यहाँ से। माधव उदास होकर घर आता है। माधव के चेहरे की उदासी देख सुषमा सब समझ जाती है और उससे कूलर के बारे में कुछ नहीं कहती। शुरुआती दिनों में तो माधव का परिवार जैसे तैसे उस गर्मी में अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, और अब बिना गर्मी के सभी परिवार की हालत काफी खराब हो जाती है। माँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, देखो ना, हाथ और गर्दन पर गर्मी के दाने भी निकल आए हैं। माँ बाबा, कूलर कब आएगा? अभी इस गर्मी में तो मच्छरों ने भी बहुत परेशान कर रखा है। रात भर मच्छर काटते रहते हैं,
और दिन में तो इस गर्मी में सुकून ही नहीं मिलता, ना घर रह सकते ना बाहर जा सकते हैं। तुम लोग परेशान मत हो, माधव लगे हुए हैं कोशिश करने में, वो जल्द ही कूलर ले आएंगे। बेचारा माधव था तो एक गरीब किसान, चाहकर भी वो अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। सभी लोग घर में बैठे होते हैं कि तभी अचानक माधव की माँ कलावती को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। हे भगवान, माँ जी को क्या हुआ? माँ जी उठिए ना, उर्मिला जल्दी से पानी लेकर आओ। दादी माँ क्या हुआ आपको? उठो ना दादी माँ, दादी माँ उठ क्यों नहीं रही है? सुषमा, उर्मिला, तुम माँ को जल्दी से होश में लाने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। माधव भागता हुआ गांव में बने एक डॉक्टर के घर जाता है और वहाँ से डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर के चेकअप करने पर सभी को पता चलता है कि कलावती की बेहोशी का कारण गर्मी है। आप लोग तो जानते हैं कि ये कितनी दवाइयाँ खाती है, इनके शरीर में काफी ज्यादा गर्मी हो चुकी है। इतनी गर्मी के साथ ये इस गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगी? आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और एक कूलर का इंतजाम करना होगा, वरना आने वाले समय में इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इनके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि ये गर्मी को बर्दाश्त कर सके। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा? मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं माँ का ख्याल रखूंगा। आखिरकार क्यों मैं एक गरीब किसान हूँ? अगर अच्छी जगह काम कर पाता तो आज मेरे परिवार की ऐसी हालत नहीं होती। माधव काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। आस पड़ोस में सुषमा थोड़े से पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी पड़ोसी उनकी गरीबी की हालत देखते हुए उन्हें उधारी नहीं देता। वहीं माधव आज फिर से डरते डरते अपने सेठ केशव से पैसों की बात करता है। आप मेरे हालत क्यों नहीं समझ रहे हैं? आज मेरी माँ बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने गर्मी से बचने के लिए कहा है। अब इस गरीबी में मैं कैसे अपने परिवार और माँ को गर्मी से बचाऊं? आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, भले ही कुछ महीनों तक मुझे बिल्कुल तनख्वाह मत दीजिएगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझ गरीब किसान पर एहसान कर दीजिए। अगर तुझ जैसे गरीब किसान पर एहसान किया ना तो कल को दूसरा आएगा और परसों कोई तीसरा। तुम गरीब किसानों पर एहसान करते करते मेरी तो तिजोरी ही खाली हो जाएगी। देख माधव, आज तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर तू फिर से मेरे पास पैसे मांगने आया ना तो तुझे काम से निकाल दूंगा और इस गांव में फिर तुझे कोई भी अपने खेत पर काम पर नहीं रखेगा और ना ही तुझे तेरी तनख्वाह दूंगा। इसलिए चुपचाप से काम कर और हफ्ते हफ्ते अपनी दिहाड़ी लेता रह। माधव चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, ना वो इस काम को छोड़ सकता था, ना ही उसकी कोई मदद कर रहा था। वहीं उसकी सास को गर्मी से बचाने के लिए सुषमा बार बार मटके में भरे ठंडे पानी की पट्टी सुषमा के हाथ पैरों पर लगा रही थी। उर्मिला और पिंकी सुबह से शाम उर्मिला को पंखा करती हैं, लेकिन इसका उर्मिला की सेहत पर कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता और उर्मिला के साथ साथ अब घर में बाकियों की भी गर्मी से हालत खराब होने लगती है। बेटा, तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, शाम होने को आई है, थोड़ा सा तो खा लो। अगर कुछ खाओगी नहीं तो शरीर में ताकत कैसे आएगी? मैं पहले ही गर्मी से इतनी परेशान हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी खाया तो बेचैनी होने लगेगी, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। अभी गर्मी बर्दाश्त के बाहर है, या तो भगवान अपना कुछ चमत्कार दिखाए या हमें पास अपने बुला ले। मैं तड़प तड़प के इस गर्मी में नहीं मरना चाहती। ऐसा क्यों कह रही हो? शुभ शुभ बोलो। अगर तुम में से किसी को भी कुछ होता है तो मेरा और माधव का क्या होगा? भगवान है ना, आज नहीं तो कल उसकी आंखें जरूर खुलेंगी और वो जरूर हमारी मदद करेगा। सुषमा खुद इस गर्मी से काफी ज्यादा परेशान थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वहीं माधव घर के बाहर से सुषमा की सारी बातें सुन रहा था, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घर के पास ही बना देवी के मंदिर के पास जाकर बैठकर हाथ जोड़कर उनके सामने रोने लगता है। हे देवी माँ, तूने जिस गरीबी में हमें पैदा किया, जिस गरीबी में मैं बड़ा हुआ, जिस गरीबी में मेरा परिवार जी रहा है,
उस गरीबी को लेकर मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा। आपकी दी हुई दाल रोटी खाकर भी मैं और मेरा परिवार काफी खुश था। लेकिन आप तो जानती हैं ना कि आज मेरे परिवार को आपकी कितनी जरूरत है। गर्मी से सभी की हालत काफी ज्यादा खराब है। अगर कुछ दिनों में घर में कूलर नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। देवी माँ, अब तो अपना चमत्कार दिखाओ। मैं गरीब किसान हूँ, मेरे पास खुद का भी खेत नहीं है जिस पर मैं खेती करके अपने परिवार की जरूरत को पूरा कर सकूं। दूसरों के खेत में काम करके जो पैसे मिलते हैं उसी से गुजारा चलाता हूँ देवी माँ। अब तो अपनी इस भक्त की पुकार सुन लो। माधव देवी माता के सामने काफी रोता है और उनसे प्रार्थना कर घर वापस आता है। अगले दिन माधव जब हर रोज की तरह सेठ केशव के खेत पर खेती कर रहा था कि तभी उसे जमीन में कुछ सख्त महसूस कुछ दिखाई देता है। अरे, ये जमीन में क्या है? कोई बड़ा पत्थर तो नहीं है? माधव जैसे ही जमीन को खोदता है तो उसे वहाँ एक बक्सा मिलता है और उस बक्से के अंदर ढेर सारे सोने के जेवरात सिक्के होते हैं, जिसे देख माधव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये तो सच में सोने के सिक्के और जेवरात हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों से ये सब देख पाऊंगा। सालों पहले हमारे गांव में राजा महाराजा का राज हुआ करता था। लगता है ये उसी वक्त का खजाना है। माधव वो सारे खजाने को उठाता है और सबकी नजरों से छुपाते हुए अपने घर को चला जाता है और घर आकर सभी को खजाना दिखाते हुए सारी बातें बताता है। देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। थोड़ी देर में सुनी, लेकिन ऊपर वाले ने हमारी सुन ही ली। कितना बड़ा खजाना हाथ लग गया है हमारे हाथ में। जितना हमने उस ऊपर वाले से मांगा था उससे कहीं ज्यादा बढ़कर उन्होंने हमें दिया है। अब तो हमारे घर में नया कूलर आएगा ना? अरे पिंकी, सिर्फ कूलर ही नहीं बल्कि अब तो एसी, पंखा, फ्रिज, बेड सब कुछ आएगा। जिन जिन चीजों की हमें जरूरत थी वो सब हम लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं देवी माँ को प्रसाद चढ़ाना चाहता हूँ। उन्हीं की कृपा से तो आज हम सब की जिंदगी बदली है। माधव जल्दी से मिठाई लेकर आता है और देवी माँ को भोग लगाकर अपने परिवार में बांटता है। उस खजाने से माधव सबसे पहले अपने परिवार वालों के लिए एक नया पंखा, कूलर और ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज को लेकर आता है। इस कूलर के अंदर से तो बिल्कुल एसी जैसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कितना अच्छा लग रहा है कूलर के सामने खड़ा होकर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर जितनी भी गर्मी थी वो सारी उड़न छू हो गई है। बहुत सुकून मिल रहा है इस कूलर की ठंडी हवा में। बाबा, मेरा ठंडी ठंडी कुल्फी खाने का भी मन कर रहा है। मेरे लिए कुल्फी लेकर आइए ना। कुल्फी क्यों? आज तो मैं अपनी गुड़िया रानी के लिए बर्फ का गोला लेकर आऊंगा। माधव जल्दी से बाहर जाता है और सभी घर वालों के लिए एक एक कुल्फी और बर्फ का गोला लेकर आता है। कुछ दिन पहले जहाँ माधव का परिवार गर्मी से परेशान था, तो अब वही इन सब गर्मी का वो आनंद ले रहे थे। माधव जल्दी एक बड़ी सी जमीन खेती के लिए खरीद लेता है, जिस पर वो गांव के कुछ मजदूरों के साथ मिलकर खेती करता है और उन्हें हक के बराबर पैसे भी देता है। जैसे ही ये सारी बात माधव के सेठ केशव को पता चलती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आखिरकार ये सब कैसे हो गया? जो माधव कल तक मेरे पास पैसा लेने के लिए गिड़गिड़ाता था, सुबह से शाम तक नौकरों की तरह मेरे खेत में काम करता था, आज उस माधव के पास मुझसे भी बड़ा खेत है। मेरे तो खेत के कई सारे मजदूर काम छोड़कर अब माधव के खेत पर काम करने लग गए। आखिरकार इतने पैसे माधव के पास आए कहां से? उसे कहीं कोई खजाना तो नहीं मिल गया? अरे सेठ जी, खजाना ही तो मिला है। क्या मतलब? खजाना मिला? सेठ जी, सुनने में आया है कि केशव आपके ही खेत में काम करता था। उसी जमीन के नीचे उसे एक सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा हुआ बक्सा मिला। इस खजाने की वजह से तो आज वो इतना ज्यादा खुश है और उसके पास हर चीज है।
क्या कहा तुमने? उसे वो खजाना मेरी जमीन के नीचे से मिला। अगर वो खजाना मेरी जमीन के नीचे से मिला है तो वो मेरा हुआ ना। वो तो आपका ही है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। वो खजाना तो अब माधव ने ले लिया है और उससे न जाने क्या क्या खरीद लिया है। और ये बात भी गांव में हर किसी को नहीं पता। पंचायत भी माधव के पक्ष में होगी, लेकिन ये हो सकता है कि जिस खेत की जमीन के नीचे माधव को खजाना मिला वहां पर और भी खजाना हो। वैसे भी सालों पहले हमारे गांव में राजा महाराजा रहा करते थे। अगर माधव को खजाना मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं? पहली बार जिंदगी में तूने कोई पते की बात कही है। जल्दी से 3-4 नौकरों को लेकर हम अभी जमीन खोदना शुरू करते हैं। खजाने के लालच में आकर केशव उन जमीनों की खुदाई शुरू कर देता है जिन पर फसलें उग चुकी थी। केशव के पास लगभग 5 खेत थे। उन 5 में से वो 3 खेतों की खुदाई कर चुका था। सारे फसलें खराब हो गई थी, लेकिन नौकरों को अभी तक किसी भी खेत की जमीन में खजाना नहीं मिला था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सारी जमीन खोद दी। ऊपर ऊपर से क्या देख रहे हो? थोड़ा और अंदर खोदो। जो राजा महाराजा जमीन की गहराई में खजाना दबाते थे ना, वो ऊपर ऊपर, उसे अच्छे से देखो। केशव लगातार 1 हफ्ते तक अपनी जमीन की खुदाई करता है। 5 खेतों की फसल पूरी तरह से केशव ने बर्बाद कर दी थी और किसी भी खेत की जमीन में केशव को खजाना तो दूर, एक सोने का सिक्का भी नहीं मिला था। पूरे खेतों की फसल बर्बाद कर दी, लेकिन मेरे हाथ तो एक तांबे का सिक्का भी नहीं लगा है। भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? लालच में आकर अपने हाथों से अपनी ही फसल को बर्बाद कर दिया। अब क्या करूं मैं? सेठ जी, अब तो भगवान ही आपका मालिक है। सभी नौकर केशव को छोड़कर चले जाते हैं और बेचारा केशव अब काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। केशव के पास काफी समय से पैसों की तंगी थी। इन खेतों के फसलों को ही बेचकर केशव के पास पैसे आने वाले थे, लेकिन अब फसल बर्बाद होने की वजह से केशव के पास कुछ भी नहीं बचा था और वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। वहीं गरीब किसान माधव ने आज तक अपने जीवन में कभी कोई चोरी नहीं की, ना ही कोई गलत काम किया था, जिसके चलते उसे उसकी ईमानदारी का फल मिलता है। लेकिन जैसे ही केशव के हालातों के बारे में माधव को पता चलता है तो उसे केशव के लिए काफी बुरा लगता है और जो माधव के पास बचा कुचा खजाना था वो उसे लेकर केशव के घर जा पहुंचता है। माधव को अपने घर में उस बचे हुए खजाने के साथ देखकर केशव काफी ज्यादा हैरान होता है। माधव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये खजाना यहाँ क्यों लेकर आए हो? कहीं तुम ये खजाना दिखाकर मेरी हालत का मजाक तो नहीं उड़ाना चाहते? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ और मेरे हालात का मजाक मत उड़ाओ। सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ आपके हालातों का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। कम से कम आपके पास 4 दीवारी का ये भरा पूरा घर तो है। सोने के लिए नर्म बिस्तर और गर्मी से बचने के लिए कूलर, पंखा, एसी सब कुछ है। लेकिन मुझ गरीब के पास क्या था? आपने भले ही बुरे वक्त में मेरा साथ ना दिया हो, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि आपके दिए हुए पैसों से ही तो मेरे घर का चूल्हा जलता था। माता रानी ने मेरी प्रार्थना को पूरी करते हुए मुझे ये खजाना दिया। इस खजाने से मैंने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा किया और अब अपने रोजगार के लिए खेत भी खरीद लिया है। बिना इस खजाने के भी मेरा परिवार तीनों वक्त पेट भर कर खाना खा सकता है और हमारे पास जरूरत का सामान भी है। मैं आपके इन हालातों को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं ये खजाना आपको देने आया हूँ। भले ही देवी माँ के आशीर्वाद से मुझे ये खजाना मिला हो, लेकिन ये मिला तो मुझे आपके जमीन पर ही है। इस पर आपका पूरा हक है। आप इस खजाने से अपनी मदद कर सकते हैं।
अपने इतने बुरे बर्ताव के बावजूद भी माधव को अपने बुरे समय में इस तरह काम करता देख केशव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माधव के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो। जिस वक्त मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी उस वक्त मैंने नहीं की, और आज मुझे मदद की जरूरत है तो तुम ही खजाना लेकर मेरी मदद करने के लिए आ गए। अगर तुम्हारी जगह मैं होता या कोई और होता तो वो कभी ये नहीं करता। एक गरीब किसान की ईमानदारी मैंने आज अपनी आंखों से देख ली। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। अगर हम एक दूसरे के बुरे वक्त में काम ना आए तो इंसानियत किस बात की। आप ये खजाना लीजिए। अब इस खजाने पर पूरा आपका हक है। खजाने की मदद से केशव के हालात अब दोबारा से पहले जैसे हो जाते हैं और दोबारा से अपने वो खेतों पर किसानों से खेती करवाता है। इस हादसे के बाद अब केशव पूरी तरह से बदल चुका था। वो सभी किसानों की मजदूरी को समझता और समय समय पर उनकी मदद किया करता था। वहीं माधव अब अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। ये कहानी है लालची किसान की भोली गाय। किशन अपनी गाय पारो को चारा खिलाते हुए उसे दुलार रहा होता है। अरे मेरी पारो रानी, आज कितनी सुंदर लग रही है। किसी की नजर ना लगे। अब मैं इसे सबसे पहले नहलाऊंगा, उसके बाद इसे बढ़िया बढ़िया चारा खिलाऊंगा। पर मेरी गाय तो अभी से चारा खा रही है। कोई बात नहीं, दोबारा खा लेगी तो मोटी हो जाएगी और फिर भर भर कर बाल्टी भर दूध देगी। तभी किशन की बीवी विनीता बाहर निकल कर आती है और किशन के पास जाकर कहती है, आप अपनी गाय को दुलार करते रहते हैं। इतना ध्यान अगर आप मुझ पर देते तो हमारे आंगन में भी 1-2 बच्चे खेल रहे होते। तुम भी कैसी बात करती हो विनीता। अरे ये गाय भी तो हमारे बच्ची जैसी है। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। मैं सोच रहा हूँ इसके लिए शाम को आते हुए एक घंटी लेकर आऊं। किशन ऐसे ही पारो से प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है। पारो भी प्यार से पूंछ हिला रही होती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में विनीता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और विनीता के इलाज में बहुत पैसे बर्बाद हो जाते हैं। किशन का घर भी बिक गया था। विनीता अपनी आखिरी सांस लेते हुए किशन से कहती है, अजी कुछ दिनों के बाद में वो साहूकार हमारा घर भी हमसे छीन लेगा। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब हमें हमारी पारो को बेचना होगा। पर आप पारो को बेचने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? पारो तो आपकी जान है और आप तो उसे अपनी बच्ची की तरह मानते हैं। अगर पारो में मेरी जान बसती है तो तुम में भी मेरी जान बसती है विनीता। मैं तुम्हें भी कुछ होते हुए नहीं देख सकता। मैं साहूकार को पारो को बेचकर पैसे दे दूंगा और वो हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे देगा। फिर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा। किशन ये बोलता कि उसकी आंखों में से झरझर आंसू बहने लगते हैं। विनीता पूरी रात में दर्द में तड़पती रहती है। तो वहीं किशन पारो के जाने के गम में विलाप कर रहा होता है। अगले दिन वो अपने एक दोस्त रघु को पारो को बेच देता है और उसे देते हुए कहता है, रघु भाई, तुम इस पारो का ध्यान रखना। मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है। उम्मीद है कि इसे तुम्हारे घर भी उतना ही अपनापन मिलेगा जितना मेरे घर मिला है। अरे कैसी बातें करते हो किशन भाई। अरे ये एक जानवर है। जानवर को जानवर की तरह ही रखना चाहिए। लगता है तुम्हें जानवर से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। किशन अब इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता और वो चुपचाप मुंह लटकाए अपने घर आ जाता है। जब वो घर आकर देखता है तो उसकी बीवी विनीता भी अब स्वर्ग सिधार गई थी। वो उसके शव के पास बैठकर रोने लगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती विनीता। तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया। तुम्हें रोकने के लिए मैंने अपनी पारो तक को बेच दिया। मुझे छोड़कर मत जाओ। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि विनीता इस दुनिया में नहीं थी। किशन भी अब अपने दुखों में चूर था क्योंकि उसके दोनों जिगर के टुकड़े पारो और विनीता उसे छोड़कर चले गए थे। किशन अब हताश और निराश होकर शहर की ओर प्रस्थान कर जाता है। वहीं पारो अपने नए घर में नए लोगों को देखकर हैरान थी।
जैसे ही राघव पारो को देखकर आता है तो राघव की बीवी मधु कहती है, ये क्या है जी, अब कौन सी आफत आप अपने साथ उठा कर ले आए हैं? आफत नहीं मधु, मैं खजाना लेकर आया हूँ। ये गाय बहुत दूध देती है, बहुत ज्यादा आमदनी का दूध बेचकर अब हम अपनी आमदनी दोगुनी कर लेंगे। तभी घर से उसकी दूसरी बीवी प्रिया निकल कर आती है और कहती है, लालच के चक्कर में आपने अपनी पत्नी तो दोगुनी कर ही दी, अब आमदनी भी दोगुनी करके ही मानोगे क्या? जी हाँ, हमारे पिता के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए आपने उसकी दोनों पुत्रियों से शादी कर ली ताकि हमारे पिता की सारी संपत्ति आप खुद हड़प ले। और कितना लालच दिखाएंगे जो किसी और की गरीब किसान की गाय को आप खरीद कर ले आए। मैंने तुमसे यहाँ फालतू बकवास करने का नहीं बोला है। दोनों बहनें हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जब देखो मेरे खिलाफ मुहिम चला कर रखो। चुपचाप जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ और इस गाय को कहीं कोने में बांध दो, कुछ रूखी सूखी इसके आगे भी डाल देना। इस तरह रघु हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। वही पारो की आंखों में अभी भी किशन और विनीता के वापस आने की आस थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पुराने मालिक उसे बेचकर जा चुके हैं। कुछ दिनों तक वो गाय कुछ नहीं खाती और ये सब होता देखकर एक दिन मधु ने रघु के पास जाकर कहा, सुनिए ना, ये पारो तो थोड़ा भी चारा नहीं खा रही, ऐसे तो ये कमजोर हो जाएगी। अरे कमजोर होती है तो हो जाए, चारा नहीं खा रही है तो अपना ही तो चारा बचेगा ना। ये कैसी बात करते हैं? अगर वो चारा नहीं खाएगी तो वो दूध कैसे दे पाएगी? अरे नहीं, अगर उसने दूध नहीं दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैंने देखा है किशन अक्सर उससे प्यार से बात किया करता था, तभी जाकर वो चारा खाती थी और दूध देती थी। मैं भी जाकर उससे प्यार से बात करता हूँ, जिसके बाद वो अपने आप दूध देगी और चारा भी खाएगी। जिसके बाद में अब रघु पारो के पास जाता है और उसे प्यार से पुचकारने लगता है, कितनी प्यारी है मेरी पारो, कितनी सुंदर लग रही है। अभी ये सफेद सफेद दूध देगी और फिर उस दूध की मैं चाय बनाकर पीऊंगा। चलो पारो, सबसे पहले थोड़ा सा चारा खा लो। रघु के मुंह से मीठी मीठी बातें सुन के अब भोली पारो भी पूंछ हिलाती है और चारा खाने लगती है। ये देख मधु प्रिया भी बहुत खुश होती है कि कम से कम पारो ने कुछ खाया तो। अब ऐसे ही रघु हर दिन किया करता। वो पूरा दिन पारो के पास भी नहीं आता और सिर्फ उसे दूध देने के समय प्यार से मीठी मीठी बातें बोलकर उससे दूध लिया करता। भोली गाय कहाँ ही लालची किसान की इस चालाकी को समझ पाती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन मधु और प्रिया रघु के पास आकर कहती है, अजी सुनिए ना, ये पारो बेसुध होकर बैठी हुई है। मुझे तो लगता है कि हमें उसे किसी वैद्य को दिखा देना चाहिए। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। हाँ जी, अगर उसे कुछ हो गया तो बेकार में बेजुबान जानवर की हत्या का पाप लगेगा हमें। वैसे भी दो बीवियां होने के बाद आपके पास कोई संतान भी नहीं है। अगर दो पत्नियां होने के बाद भी मेरी कोई संतान नहीं है तो इसमें तुम दोनों का दोष है। इसको इतना खुश होकर बताने की जरूरत नहीं है। एक ही घर से 2 लड़कियां लाने के नुकसान झेल रहा हूँ मैं। दोनों ही काम की नहीं निकली। और रही उस गाय की बात, जब मैं अपनी पत्नियों से प्यार से बात नहीं कर सकता रोज, तो उस गाय से कैसे करूँगा? आज तो उस गाय को मेरा असली रूप देखना ही होगा। ये बोलकर रघु अब एक मोटी सी लाठी उठाता है और गाय के पास जाता है और उस पर लाठी से बौछार करने लगता है। बेचारी गाय बहुत रोती है और आवाज लगाती है। मधु और प्रिया रघु के डर के मारे अब उसके पास भी नहीं जाती। अब देखता हूँ तू दूध कैसे नहीं देती। तुझे अपने पुराने मालिक से प्यार से बात करने पर दूध देने की आदत थी ना, अब तू मेरे डर से ही दूध देने लगेगी। रघु अब थमने के बाद आराम करने चला जाता है। पारो जो एक मासूम सी गाय थी, जिसे अपने मालिक से अगर कुछ चाहिए होता था तो वो स्नेह और प्रेम, वो अपने मन में बोलती थी। ना जाने मेरे मालिक ने मुझे किन मजबूरी की वजह से इस लालची किसान को बेच दिया, लेकिन मैं बेबस जानवर और कर भी क्या सकती हूँ। पारो अपने मन ही मन में बोलती है, जिसके बाद वो दुखी से चारा खाने लगती है, क्योंकि अगर वो चारा ना खाती तो वो सच में दूध ना दे पाती और उसका कुटिल, निर्दयी और लालची मालिक उसे मारने में जरा भी संकोच नहीं करता। देखा कैसे मेरे डर से इस बार इस पारो ने दुगना दूध दिया है। अरे ये लातों की भूत है, बातों से कहाँ मानने वाली थी। इसे किशन ने ज्यादा ही सर चढ़ा लिया था। अब आई ना इसकी गाड़ी पटरी पर। रघु बहुत ही खुश हो रहा था और अब ये उसकी आदत हो गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर वो अपनी गाय को मारेगा तो वो दुगना दूध देने लगेगी और उससे डरने लगेगी। एक दिन रघु बुरी तरह से उसे मार रहा होता है
तभी मधुप्रिया बीच में आ जाती है। अजी बस कीजिए, आप प्यार से भी इससे बात करेंगे तो ये आपको उतना ही दूध देगी जितना आपको चाहिए। आपको इस निर्दोष पर इतना अत्याचार करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, हम आपसे वादा करते हैं कि ये रोज 1 बाल्टी भरकर दूध दिया करेगी। बस इसे और मत मारिए। ठीक है, मुझे बस रोज 1 बाल्टी भरकर दूध मिल जाना चाहिए और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्यार से दूध देती है या फिर मार खाकर। तुम ही करो इससे मीठी मीठी बातें, मुझे बस मेरा काम बनता हुआ नजर आना चाहिए। जिसके बाद अब मधु और प्रिया पारो का अच्छे से ध्यान रखने लगती है। अब वो उसे नहलाया करती है, उससे बातें किया करती है और पारो भी अब दुरुस्त होने लगती है। वो अच्छी मात्रा में दूध देने लगती है। लेकिन एक दिन जब रघु गांव के बाजार में टहलने गया होता है, तभी उसे गांव का हरिया मिलकर कहता है, अरे रघु भाई कैसे हो? आजकल तो गांव में नजर ही नहीं आते हो। सुना है जब से गाय लिए हो तब से तुम्हारे बारे नए द्वार खुल गए हैं और आमदनी भी दुगनी हो गई है। हाँ, क्या करूं, किशन को पैसों की जरूरत थी तो मैंने सोचा कि उस गरीब पर एहसान कर दूं, इसीलिए मैंने उसकी गाय को खरीद लिया। अब थोड़ा बहुत दूध देती है जिससे कुछ पैसे आ जाते हैं घर में। अरे तुमसे काम था, हमें भी हमारे घर में दूध लगवाना था और हमारे पड़ोसी को भी। तो अगर तुम्हारी गाय का दूध अच्छा है तो कल से हमारे घर में भी दूध भिजवाने लग जाओ। ठीक है, लेकिन मैं प्रतिदिन पैसे लूंगा भाई। मैं उधारी पर विश्वास नहीं करता। बस इतनी सी बात। अरे आप बस हमें दूध देने आ जाना, बदले में पैसे ले जाना, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो समझो आपके घर कल से दूध पहुंचेगा। अभी मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, मेरी गाय का चारा खाने का समय हो गया है, उसका ध्यान भी तो मुझे ही रखना पड़ता है। जिसके बाद में रघु अब अपने घर आता है और वो काफी खुश था। उसे देखकर उसकी पत्नी मधु और प्रिया से कहता है, क्या बात है जी, आज तो बहुत चहक रहे हो। अरे सब कुशल मंगल तो है ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? सब कुशल मंगल है, इसीलिए तो चहक रहा हूँ। तो थोड़ा हमें भी बता दीजिए कि क्या खुशी की बात है। जिसके बाद रघु बताता है कि उसे हरिया और 1-2 घरों में दूध का काम मिला हुआ है। ये सब कुछ बात सुनकर उसके चेहरे की खुशी अलग ही हो जाती है। जिसको देख मधु कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे पास एक ही तो पारो है और वो इतना दूध नहीं दे सकती कि हम और घरों में भी दूध बेच सके। आप हरिया को और बाकी लोगों को सबको मना कर दीजिए। जितने घर हमने दूध देने के लिए बांध रखे हैं उतने ही बहुत हैं। हाँ जी, मधु दीदी बिल्कुल ठीक बोल रही है। हमारी पारो इतना दूध भी नहीं देती है कि वो घरों घरों में बांटा जा सके। आप हरिया और बाकी लोगों को मना कर दीजिए। तुम जब भी बोलती हो उल्टा ही बोलती हो। अब उसे दूध देना ही होगा क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है। जिसके बाद अगले दिन मधु और प्रिया 1 बाल्टी दूध पारो से निकाल लेती है और उसके बाद रघु और 1 बाल्टी लेकर पारो के पास जाता है और पारो से कहता है, सुन पारो, अब जल्दी से मुझे दूध दे। मुझे हरिया और बाकी घरों में भी दूध पहुंचा कर आना है। रघु की बात सुनकर पारो उसे दूध नहीं दे पाती और ये देखकर अब रघु लाठी उठा लेता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन पारो भी अब अपनी जान बचाने के लिए अपनी टांग उठाकर उस पर हमला करती है और रघु दूर जाकर गिरता है। हे भगवान, बचाओ मुझे, मेरी टांग टूट गई, मेरी कमर, मेरी सारी हड्डियां जवाब दे गई। ये पारो तो बहुत सीधी गाय थी, फिर इसने इतना बड़ा हमला मुझ पर कैसे कर दिया? अरे कैसी गाय है ये जो अपने ही मालिक पर हमला कर रही है? मधु और प्रिया रघु के चिल्लाने की आवाज सुनकर रघु को नीचे गिरा देख मधु कहती है, आपसे कितनी बार कहा था कि पारो और दूध नहीं दे सकती, फिर भी आपने जबरदस्ती की, इसलिए ये सब हुआ है। मैं आपको कितना समझाऊं कि भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, इसलिए लालच करना छोड़ दीजिए। ये सब बाद में बोलना, सबसे पहले मुझे उठाकर मेरे खाट पर आराम करने दो। इस गाय को तो मैं बाद में ठीक होने के बाद बताऊंगा। प्रिया रघु को सहारा देकर उठाती है और वो खाट पर जाकर लेटा देती है। कुछ दिन तक तो वो खाट पर पड़ा रहता है और उन दिनों पारो को आराम होता है क्योंकि अब पारो थोड़ा सा दूध दिया करती जिससे मधु और प्रिया का गुजारा चल जाया करता था। अब बहुत खुश रहने लगी थी पारो क्योंकि जहाँ उसके जीवन में किशन और विनीता का प्यार चला गया था तो वहीं उसे मधु और प्रिया का प्यार मिल गया था। पारो ने अपने मन में कहा, मधु प्रिया कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है और रघु से भी मेरे लिए लड़ाई करती है। मुझे इन दोनों के साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है, पर न जाने मेरे मालिक किशन कहाँ और कैसे होंगे। अपने मन में ये सब सोच रही थी पारो और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जब रघु बिल्कुल ठीक हो जाता है तो वो पारो के पास आकर कहता है, बहुत आराम कर लिया तूने, अब वक्त आ गया है तेरा इस्तेमाल किया जाए
और कुछ पैसे बनाए जाए। रघु ये बोलता है और बाल्टी लेकर पारो का दूध निकालने लगता है और पारो खुद ही अब 2 बाल्टी भरकर दूध दे देती है, क्योंकि वो अब स्वस्थ हो गई थी और उसकी सेहत भी अब अच्छी थी। ये देखकर रघु को भी बहुत अच्छा लगता है। ये हुई ना बात, आज तूने बिना मीठी बातों और लातों के 2 बाल्टी भरकर दूध दे दिया है। इस दूध से मेरा काम निकल जाएगा। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और अब रघु खुद पारो का दूध निकालता और बेचारी सीधी सादी गाय अपना पेट भरने के लिए ऐसे ही रघु के पास जिंदगी गुजार रही होती है। लेकिन एक दिन उसकी आंखों से झज्जर आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसके सामने उसका पुराना मालिक किशन खड़ा था। मेरी पारो, कैसी है तू? तूने मुझे याद किया भी या नहीं? पारो भी अब किशन को देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगती है, जैसे ही वो अपनी खुशी को जाहिर करने की कोशिश कर रही हो। किशन आता है और प्यार से पारो को दुलारने लगता है। मेरी प्यारी पारो, मुझे माफ कर दे। मुझे तुझे छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। किशन पारो से ये सब बातें कर ही रहा था और पारो ऐसी अपनी गर्दन को हिला रही थी जैसे वो उसकी सारी बातें समझ रही हो, कि तभी कमरे से निकलकर रघु आता है और कहता है, अरे किशन भाई, ये क्या कर रहे हो? मेरी गाय के पास क्यों खड़े हो? वहाँ से दूर हो जाओ। रघु भाई, मैं तुमसे इस गाय को खरीदने आया हूँ। मैं निराश होकर विनीता के जाने के बाद शहर चला गया था। वहाँ मैंने भगवान की कृपा से बहुत अच्छा काम जमा लिया। उसके बाद मैं वहाँ से सब कुछ बेचकर वापस इस गांव में आ गया। मैंने अपना घर वापस ले लिया है। अब मैं अपनी बच्ची पारो को ले जाने आया हूँ। इसे क्या कोई आश्रम समझा है, जो जब मर्जी अपनी गाय को यहाँ छोड़ जाओ और जब मर्जी ले जाओ? मैंने तुमसे इस गाय को खरीदा है और मैं तुम्हें अभी ये गाय वापस नहीं करने वाला। ऐसी बातें मत करो रघु भाई, सिर्फ गाय नहीं बल्कि ये मेरी बेटी जैसी है और अब मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। रघु ने ये बात सुनकर हंसते हुए जवाब दिया, अगर ये गाय तुम्हारी बेटी जैसी होती तो तुम इसे मेरे पास बेचकर नहीं जाते। भूलो मत, अब ये तुम्हारी नहीं मेरी अमानत है और मैं इसे तुम्हें वापस नहीं करने वाला हूँ। रघु भाई, तुमसे बहस नहीं करना चाहता। जितने पैसे तुमने मुझे इस गाय के बदले दिए थे, उसके दुगने पैसे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बस मुझे मेरी पारो वापस कर दो। ये बात सुनकर रघु के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है, ये किशन तो शहर से मोटी कमाई करके आया है। इससे जितने भी पैसे मांगूंगा ये इस मामूली सी गाय के बदले में देने को तैयार हो जाएगा। अब तो मैं इस गाय के बदले 4 गुना पैसे वसूल करके मानूंगा। दोनों के बीच में कहासुनी और गर्माहट बढ़ती जा रही थी कि तभी मधु और प्रिया अपने घर से निकलकर बाहर आती है और मधु कहती है, रघु जी, पूरा गांव जानता है कि किशन भाई कितने अच्छे हैं और इसको पारू को कितना स्नेह से रखते हैं। उन्हें तो विनीता दीदी की बीमारी के चलते पारू को बेचना पड़ा था। आप पारू को किशन भाई से दूर मत कीजिए। मधु, मैंने तुम्हें बीच में बोलने के लिए नहीं कहा है, इसलिए अगर तुम चुप रहोगी तो इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना पारू इस घर से जाए ना जाए, मैं इस घर से तुम्हें जरूर निकाल दूंगा। बस अब बहुत हुआ रघु जी, अगर मधु दीदी इस घर से जाएगी तो मैं भी इस घर से जाऊंगी। उसके बाद आप इस घर में अपनी लालच के साथ रहते रहना। आज तक आपने पारू के साथ जितने भी अत्याचार किए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हमें देखा नहीं जा रहा कि किशन भाई आपको पैसे देकर पारू को वापस ले जाने आए हैं और आप तब भी लालच के अंधे हो चुके हैं। हाँ प्रिया, चलो, अब हमें इस घर में एक पल भी नहीं रहना है। जहाँ जानवरों की इज्जत नहीं, वहाँ हमारी क्या इज्जत होगी, ये ख्याल अब हम कभी भी नहीं सोच सकते। मधु प्रिया भी अब घर छोड़कर जाने को तैयार हो जाती है। धीरे धीरे ये बात पंचायत तक पहुँच जाती है और उसके बाद सरपंच जी का फैसला आता है। देखो गांव वालों, किशन भाई ने अपनी गाय को मजबूरी के चलते रघु को बेचा था और अब वो अपनी गाय को खरीदना चाहते हैं वापस। और वैसे भी उन्होंने हमेशा अपनी गाय को अपनी बेटी की तरह रखा है, इसलिए हमें किशन भाई की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये पंचायत ये फैसला करती है कि रघु अब किशन भाई की गाय को वापस करेगा, वो भी दुगने दाम पर नहीं, इस दाम पर जिस दाम पर उसने उस गाय को खरीदा था। सभी लोग सरपंच जी का फैसला सुनकर खुश हो जाते हैं और रघु का नुकसान हो जाता है।
जहाँ उसे किशन गाय के बदले 2 गुने दान देने को तैयार था, वहाँ उसी दाम पर किशन गाय और पारो को वापस करना पड़ता है। वहीं मधु और प्रिया भी कुछ दिन नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। रघु को अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्रिया और मधु के मायके जाकर उनसे माफी मांगकर उन्हें वापस ले आता है और पारो को भी अपना पुराना मालिक वापस मिल जाता है और भोली गाय को लालची किसान से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है और वो अपने पिता समान मालिक कृष्ण के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।